मूवी का नाम आप देख लीजिए, इसे हम करने वाले हैं एक्सप्लेन। तमिल लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर फिल्म। ओके, तो कहानी की शुरुआत में लेक के किनारे सती नाम के एक आदमी को एक लड़की की लाश मिलती है। वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है इस बारे में। जब पुलिस आती है तो उसको जनरल पूछताछ करती है कि तुमने लाश को कब देखा, यहाँ पे क्या कर रहे थे, वगैरह वगैरह। सती बताता है कि साहब मैं तो लोगों को अपनी बोट से लेकर पार करने का काम करता हूँ। रोजाना की तरह जब मैं आज सुबह 5 बजे आया तो मुझे मक्खी भिनभिनाने की आवाज आई जोरों से। मैं जब उधर गया तो देखा वहाँ पर लाश पड़ी हुई है। अब इसमें इंस्पेक्टर कांस्टेबल से कहता है कि ये खुद की जान देने का मामला तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इस लड़की ने खुद की जान दी होती तो इसके चेहरे और हाथ पैर का ये हाल नहीं हुआ होता। पक्का किसी ने इसको मार कर यहाँ पर फेंका है। इसका हुलिया बिगाड़ने के पीछे यही रीजन हो सकता है कि हम इसको पहचान ना पाए कि ये लाश किसकी है। तभी सती कह देता है कि ये तो ड्रेस से पहचान में आ रही है कि ये हमारी मालिक राजू सर की बेटी है। इंस्पेक्टर कहता है फिर तुमने अपने राजू सर को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सती कहता है साहब मैंने तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को तो इन्फॉर्म करते हैं सबसे पहले। तो इंस्पेक्टर कहता है कि तुरंत अपने मालिक को इन्फॉर्म करो। अब सती के पास राजू सर के ब्रदर इन लॉ पिंटू का नंबर होता है, तो वो कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर देता है। फिर जैसे पिंटू और राजू वहाँ पर आते हैं और लाश के बदन में अन्नू के कपड़े और सोने की चेन वगैरह देखते हैं तो समझ आते हैं कि ये तो हमारी अन्नू ही है। फिर क्या था दोस्तों, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। इसके बाद कांस्टेबल को इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लो। तब सती पिंटू को साइड में बुलाकर कहता है कि अगर पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए लेकर जाएगी तो बात मीडिया तक जाएगी और फिर आप लोगों की बहुत बदनामी होगी। यही बात फिर पिंटू राजू से भी कहता है और फिर राजू इंस्पेक्टर से इस बारे में बातें करता है कि देखो मैं अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि उसकी मौत के बाद मीडिया तमाशा बनाए और लोग तरह तरह की बातें करें। साथ ही अन्नू की बॉडी की यह हालत देखकर मुझ में जरा सी भी हिम्मत नहीं बची है, मुझे नहीं करवाना पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम से वैसे भी मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, उल्टा उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठेंगी। अब इंस्पेक्टर भी राजू की बातों को समझ आता है और कोऑपरेट करने को तैयार हो जाता है, पर वो ये भी कहता है मैं सीक्रेटली इस केस को इन्वेस्टिगेट जरूर करूंगा। इसके बाद हम करण नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी परेशान है। उसे अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड अनु की फाइट के फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। वो पछता रहा होता है कि मुझे अनु पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, चलो मैं उससे माफी मांग लेता हूँ। मगर जब वो माफी मांगने के लिए कॉल करता है तो अनु का फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है, जिससे उसको ये लगता है कि अनु ने गुस्से में फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। इसलिए वो उसको टेक्स्ट मैसेज पे सॉरी वगैरह लिखकर सेंड भी कर देता है कि जैसे अनु फोन ऑन करेगी तो उसको मेरा मैसेज दिख जाएगा और फिर वो खुद ही मुझे कांटेक्ट करेगी। और जब करण मैसेज को टाइप कर रहा होता है तो उसे अपने बॉबी नाम के फ्रेंड का कई बार कॉल आता है। मैसेज सेंड करने के बाद वो बॉबी का कॉल रिसीव करके कहता है कि क्या है भाई बता, क्यों बार बार कॉल किया जा रहा है? बॉबी कहता है कि तुम जल्दी से राजू सर के घर के पास आ जाओ, जिससे करण की तो हालत ही खराब हो जाती है। उसे लगता है कि पक्का राजू सर को मेरे और अनु के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया होगा। वो भी डरते डरते वहाँ जाता है। राजू सर के गेट पे ही करण के 2 फ्रेंड बॉबी और अशोक होते हैं। वो करण से कहते हैं कि बस यहीं से देखकर वापस चलो। करण को अभी कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ, और जब वो राजू सर के आंगन में अनु की फोटो पर माला चढ़ा हुआ देखता है तो करण की हालत खराब। वो शॉक, उसकी आंखों में भी आंसू भर आते हैं और वो अंदर जाने की जिद करने लगता है, मगर उसके दोस्त उसे अंदर नहीं जाने देते, ये कहकर कि भाई मुसीबत में फंस जाओगे। और तब ये सारी चीजें अंदर से सती भी देख लेता है और वो अपने फोन पे बात करने का बहाना करके धीरे से गेट के बाहर भी आ जाता है। और वो करण को इसी वक्त यहाँ से जाने को कहता है कि तू चला जा यहाँ से। साथ ही वो कहता है कि लास्ट टाइम अनु से मिलने वाले तुम ही थे ना, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अगर इस बारे में राजू सर को पता चला तो वो तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे। तुम्हें कोई अंदाज अभी नहीं है इस बात का, तुम चले जाओ। ये कहकर सती किसी तरह से करण और उसके दोनों दोस्तों को भगा देता है। अब हम रात को करण को देखते हैं तो शराब के नशे में डूबा हुआ होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हुई है। वो आखिरी बार भी उसका चेहरा तक देख नहीं पाया। वैसे देखने के लिए कुछ बचा भी नहीं था, अनु का चेहरा तो डिस्ट्रॉय हो चुका था। पर कुछ देर के बाद वहाँ पे सती आता है और करण से माफी मांगता है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने तुम्हें लास्ट टाइम अनु का चेहरा देखने नहीं दिया, पर हाँ मैंने उसकी लाश की फोटो क्लिक करी है ताकि तुम उसको देख पाओ। अब जैसे ही दोस्तों करण अनु की लाश को देखता है वो गम के सागर में डूब जाता है और अपनी अनु को याद करने में लग जाता है। यहाँ से कहानी होती पास्ट में शिफ्ट और हमें पता चलता है कि मागातापल्ली गांव के लीडर राजू की 2 खूबसूरत बेटियां हैं, बड़ी बेटी अनु और छोटी बेटी लिली, जो अभी क्लास 10th में पढ़ती है। राजू को अपनी दोनों बेटियां जान से बहुत ज्यादा प्यारी थी। वहीं अडूरू गांव के चीफ नायडू का इकलौता और लाडला बेटा है करण, जो कि अपने घर में हर रोज अपने डैड को लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखा करता है। आज तो एक औरत रोते हुए आई थी और नायडू को बता रही थी कि मेरे दामाद बाबू को शक है कि मेरी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तब नायडू उस लड़की के दामाद से पूछते हैं कि बताओ भाई पूरा खेल क्या है? वो आदमी कहता है कि सर हमारी शादी 4 साल पहले हुई थी, मेरे पिता जिंदा नहीं है, मेरी माँ को कायदे से हमारे साथ रहना चाहिए था, मगर मेरी बीवी ने मुझ पर दबाव बनाया कि मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना बल्कि मुझे अपने मायके में रहना है। अब उसकी बात सुनकर मैं तो यहाँ आ गया और बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट किया। ये है मेरा दोस्त अनिल, इसी ने मुझे यहाँ पर काम दिलवाने में मदद की। सब कुछ ठीक ही चल रहा था सर, पर पिछले महीने मेरा एक छोटा सा रोड एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और तब मेरी बीवी को लगा कि अब मैं शादी में रहने के लिए फिट नहीं हूँ, तो उसने कहीं और चक्कर चलाना शुरू कर दिया। तो नायडू उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी के अफेयर के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहता है कि मेरे फ्रेंड अनिल ने मुझे बताया, जिससे नायडू तुरंत ही सारा माजरा समझ जाते हैं। यहाँ अनिल झूठ कह रहा था कि मैंने ही अपने दोस्त के हॉस्पिटल बिल्स वगैरह भरे और इसकी बीवी तो बढ़ चलन है। तब नायडू का एक आदमी उसे बताता है कि बिल हमने पे किए थे, ये तो झूठ बोल रहा है। अब नायडू उस लेडी से सारी सच्चाई बताने को कहते हैं, तो वो रोते रोते बताती है कि जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था तो इस अनिल ने मुझे रास्ते में छेड़ा था, ये कहते हुए कि तुम तो अपने पति का हॉस्पिटल का बिल चुका नहीं पाओगी, मेरे पास काफी पैसे हैं, अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजार लोगी तो तुम्हारा क्या ही जाएगा, बदले में मैं तुम्हारे पति का इलाज करवा दूंगा। जिसपे मैंने भी अनिल को एक झापड़ मार दिया था और उसी का बदला लेने के लिए अनिल ने मेरे पति के कान भरे हैं। तब नायडू उस लेडी के हस्बैंड को समझाता है कि तुम्हारी वाइफ अभी तक ये सच्चाई इसलिए छुपा रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर तुम्हें अनिल
इस खिलौनी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो तुम उसका खून कर दोगे, जिसके बाद तुम्हें जेल हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो चीजें छुपा रही थी। वहीं इस बेशरम को डर था कि कहीं तुम्हारी वाइफ तुम्हें सच्चाई ना बता दे, इसीलिए इसने तुम्हारे कान भरे ताकि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। ऐसे गद्दार दोस्तों से जितना दूर हो उतना ही बढ़िया है। फिर नायडू अनिल को डांट पटका कर वहाँ से कहता है कि खबरदार, अगर हमारे गाँव के आसपास कहीं भी दिखाई दिए या कभी किसी भी हंसते खेलते परिवार को तोड़ने की कोशिश की ना, तो एक दिन में सब खत्म कर दूंगा। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, मार्केट में करण की नजर अनु पे पड़ती है। अनु अपनी छोटी बहन लिली के साथ चॉकलेट्स लेने के लिए आई थी, मगर करण को तो अनु ही किसी चॉकलेट से कम नहीं लगती। उसे देखकर करण का मन ललचाने लगता है और वो अपने फ्रेंड बॉबी से कहता है कि जरा इन मैडम के बारे में पता तो लगाओ, मगर बॉबी तो मदद करने से मना कर देता है। तब करण जाता है अपने फ्रेंड अशोक के पास, जो कि साइकिल में पंचर बनाने का काम करता है। वहीं पे सती भी आया होता है, जो कि बोट चलाने का काम करता है। वहीं दोस्तों बॉबी जो है ना, वो मछली पालने का भी काम करता है। यही कारण है कि वो पैसे वाला है, मगर उसके जो 3 जिगरी दोस्त हैं वो छोटा मोटा ही काम करते हैं। खैर वो तो अपना खुद का कुछ करते भी है, मगर करण जो है ना, वो बस अपने बाप के पैसों पे ही पल रहा होता है। और अब जनाब को पहली नजर का प्यार भी हो गया, तो वो अपने तीनों दोस्तों को इस बारे में बताता भी है, मगर उसे तो उस लड़की का नाम भी पता नहीं है और न ही उसके किसी दोस्त ने उस लड़की को कभी देखा, तो वो करण की मदद नहीं कर पाते। मगर हाँ, एक दिन किस्मत से सती की बोट पर ही करण को वो लड़की दोबारा मिल जाती है। वो आज भी अपनी छोटी बहन लिली के साथ आई होती है। वो सती की बोट से शहर जा रही होती है। बस फिर क्या था दोस्तों, करण अपनी मेंढक जैसी आंख से अनु को घूरना शुरू कर देता है। तो लिली अपनी बहन से कहती है, दीदी दीदी ये आपको घूर रहा है, लगता है आप इसे पसंद आ गई हो। अनु कहती है, हाँ मैंने भी नोटिस किया, मगर हमें इसको भाव नहीं देना है, वरना ये एक और कदम आगे बढ़ा जाएगा। इसके बाद करण इनडायरेक्टली अनु से फ्लर्ट करता है, जिसके बाद सती करण को बता देता है कि भाई पंगा मत लो, दोनों राजू सर की बेटियां हैं। मगर करण नहीं मानता, वो अनु के घर के आसपास चक्कर लगाने लग जाता है। वो एक प्याज बेचने वाले के साथ ही अनु के घर के बाहर पहुंच जाता है, और जब अनु प्याज खरीदने के लिए बाहर आती है तो उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। फिर तो वो करण का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम पर ये प्याज बेचने वाला प्रोफेशन बहुत ही अच्छा सूट कर रहा है, पर सुनो दोबारा तुमने ऐसी चीप टैक्टिक्स अपनाई ना तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। इसमें करण भी स्टाइल मारते हुए कहता है कि हाय मैं मर जाऊं, तुम जितनी खूबसूरत लड़की के हाथों से मरने का मौका भला किस खुशनसीब को मिलेगा, मैं तो खुशी खुशी मरने को तैयार हूं तुम्हारे हाथों से। तब अनु कहती है, तुम्हें गाली देने के लिए मेरे पास गाली कम पड़ जाएंगे, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। कहकर वो प्याज लेती है और अपने घर के अंदर जाने लगती है। मगर जैसे ही वो एक बार पलट कर करण को देखती है, बस करण समझ जाता है कि ये तो ऊपर से बस दिखावा कर रही है, पक्का मुझे पसंद करती है। फिर एक दिन की बात है, करण किसी काम से दूसरे गांव गया होता है और वो गांव होता है अनिल का। तो अनिल दोस्तों करण के पिता ने जो इंसाफ किया था ना, उसका गुस्सा वो करण को पीट कर निकालना चाहता है, मगर करण अकेले ही अनिल और उसके दोस्तों की पिटाई करके उन्हें सबक सिखा देता है बढ़िया वाला। इसके बाद भी करण अनु का पीछा करना नहीं छोड़ता। फिर वो अनु की छोटी बहन लिली से भी थोड़ी दोस्ती कर लेता है और एक दिन अपनी बहन को लेकर मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ वो अनु से आई लव यू वगैरह कह देता है और साथ ही ये भी कहता है कि तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो, तुम्हारे घर वाले अगर शादी के लिए मान गए तो ठीक है, वरना मैं तो तुम्हें भगा कर शादी कर लूंगा। मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, मगर ये चीज एक्सेप्ट करने से खतरा रही हो, राइट। इस मीटिंग के बाद से अनु करण के बारे में सोचना शुरू कर देती है। उसे करण की ये छिछोरापंथी वाली हरकतें क्यूट लगती है और एक दिन जाकर वो भी अपना प्यार कन्फेस कर देती है। फिर क्या था, प्यार में जो लोग निभानी भी हरकतें करते हैं वही ये सब भी करने लग जाते हैं। साथ में टाइम स्पेंड करना, बाइक में यहाँ वहाँ घूमना। अनु तो अपने कान के पीछे करण के नाम का टैटू भी करवा लेती है। फिर करण अनु को अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी में लेकर भी जाता है, जहाँ अनु करण के दोस्तों को भाई मानकर उनकी बढ़िया तरीके से केयर करती है। अब एक रात की बात है, करण को अनु की याद आती है, तो वो रात में ही उसके घर में घुस जाता है। दरअसल अनु के डैड तो काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। अनु की छोटी बहन से करण ने दोस्ती कर ली थी। इनकी माँ दुनिया में है नहीं, बस दादी है इनका ख्याल रखने के लिए, तो वो बेचारी तो अपने टाइम पे सो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर करण घर में घुसकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। अब एक दिन की बात है, करण अनु के साथ होटल रूम में जाता है और बाहर अपने दोस्तों को रखवाली करने को कह देता है, पर वो अंदर काफी टाइम लगा देता है, इसीलिए बॉबी और अशोक अपने काम पे चले जाते हैं। वहीं अंदर तो करण अनु के क्लोज आने की कोशिश करता है। वो उसे मना भी करती है, मगर वो नहीं मानता। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो वो तो गुस्से में झापट मार देती है, पर बदले में करण भी उसको झापट मारते हुए कहता है कि जब तुम्हें इंटीमेट होना ही नहीं था तो मेरे साथ यहाँ आई क्यों। इसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही है। अनु की लाश दिख जाती है सती को और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अनु का अंतिम संस्कार भी हो जाता है, मगर इंस्पेक्टर जो है ना, वो इस केस को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। वो पता करते करते करण के घर पहुंच जाता है। वहाँ वो जब नायडू को बताता है कि देखिए हमें शक है कि आपके बेटे ने पड़ोस के गाँव के मिस्टर राजू की बेटी का खून किया है, तो नायडू भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो सॉलिड प्रूफ के साथ आऊंगा। इसके बाद हम नायडू को डीएसपी से मिलकर इंस्पेक्टर की शिकायत करते हुए देखते हैं। नायडू कहता है कि मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता, और अगर इंस्पेक्टर विद प्रूफ साबित कर देता है कि मेरे बेटे ने किसी लड़की का खून किया है तो मैं खुद अपने बेटे को चप्पल मार मार कर पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा, बता रहा हूँ। मगर जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक कोई मेरे बेटे को परेशान नहीं करेगा। इस पे डीएसपी नायडू से माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी सर, मैं इंस्पेक्टर को समझा दूंगा कि वो अपने काम करने का तरीका थोड़ा बदल ले, बिना किसी प्रूफ के डायरेक्ट किसी के घर में जाकर किसी को ना धमकाए, मैं बता दूंगा उसको।
फिर नायडू के पुलिस स्टेशन से जाते ही हम अनु के डैड राजू को पुलिस स्टेशन आते हुए देखते हैं। इधर घर पे नायडू अपने बेटे से क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हारा राजू की बेटी से कोई ताल्लुकात है। करण बताता है कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बाद अगर मैंने अपनी लाइफ में किसी को जगह देने की सोची तो वो अनु थी डैड, मगर अफसोस किया वो जिंदा नहीं है। मेरा उसके साथ रिलेशनशिप था, इसलिए सबको शक है कि मैंने ही किया जो किया, मगर सच्चाई यह है कि मैंने उसका खून नहीं किया है। मैं तो उसके जाने के गम में खुद ही टूटा पड़ा हूँ। फिर करण की माँ उसे कहती है कि देखो बेटा, पिछले 25 साल में मैंने कभी भी तुम्हारे डैड को किसी के सामने सर झुकाते नहीं देखा। अगर तुम्हारी वजह से उन्हें अपना सर नीचा करना पड़ेगा तो मैं उसी दिन अपनी जान दे दूंगी। ये सब सुनकर करण जाता है अनु के घर ताकि रियल किलर के बारे में कुछ पता चल सके, मगर वहाँ पे राजू दरवाजे से ही करण को भगा देता है ये कहकर कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मेरे घर में एक और जवान बेटी है, इसलिए मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ। ये सुनकर करण को बहुत ही बुरा फील होता है, मगर वो ठान लेता है कि मैं तो अनु के किलर को पकड़ कर ही रहूंगा। इसके लिए वो सबसे पहले सती से अनु की लाश की फोटो मांगता है। फिर वो उसको बड़े ध्यान से देखता है, मगर उसे फोटो में वो टैटू नहीं दिखता जो कि अनु ने बनवाया था। इसीलिए करण को शक हो जाता है कि वो लाश मेरी अनु की है ही नहीं, मेरी अनु हो सकता है अभी भी जिंदा हो। फिर वो ये सब सोचने के लिए नदी किनारे चला जाता है जहाँ पे सती की बोट होती है। उस बोट के इंजन में करण को अनु के दुपट्टे का कुछ कपड़ा दिखता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि हो ना हो अनु को इसी बोट से कहीं ले जाया गया हो। वो ये बात जब इंस्पेक्टर के साथ शेयर करता है तो वो करण के दोस्तों पे शक करते हैं। पहले तो करण मानने को तैयार नहीं होता कि नहीं मेरे दोस्त ऐसे नहीं कर सकते, मगर फिर वो सोचता है कि यार एक बार इस और ध्यान देना चाहिए मुझे। तो एक रात दोस्तों वो इस बारे में बॉबी से बात करता है। बॉबी तो कहने लगता है कि भाई मेरे पे शक भी मत करना, ना तो मुझे बोट चलानी आती और ना ही मेरा अनु के साथ कोई लफड़ा था, मैं तो उसे अपनी बहन मानता था। तब बॉबी कहता है कि सती तो बोट चलाता ही है, मगर एक बार तुझे याद है जब सती ने अशोक को चैलेंज किया था कि मुझसे अच्छा बोट कोई नहीं चला सकता, तो उसने बोटिंग सीखी थी और फिर सती के साथ बोट रेस भी किया जिसमें अशोक जीत भी गया था। मुझे अशोक पे भी शक हो रहा है क्योंकि उसने एक बार बताया था ना कि अनु हायर स्टडीज के लिए शहर जाने से पहले अशोक के स्कूल में पढ़ा करती थी और स्कूल के दिनों में तो वो अनु को लाइक भी करता था। और रही बात सती की, तो वो बेचारा बचपन से ही नाव चला रहा है, साथ ही उसके ऊपर राजू सर के बहुत उपकार भी है, तो वो तो ऐसा करने से रहा। मगर दोस्तों जब सती अशोक से पूछता है ना क्या तुम अनु को लाइक करते हो, तो वो बता देता है कि बचपन के दिनों की बात अलग थी, मगर जब से मुझे पता चला कि अपना करण उससे प्यार करता है तो मैंने फिर अनु को अपनी बहन मान लिया। अब एक दिन की बात है दोस्तों, अनु का कुछ पता नहीं चल रहा होता है। वहीं बॉबी के जो फार्म मालिक है उनका बर्थडे है, तो उसी खुशी में वो काफी नशा कर लेता है और साथ ही वो अशोक को भी खूब शराब वगैरह पिलाकर एक बोट पे छोड़ देता है, जिससे अशोक बेहोशी की हालत में पता नहीं बहकर कहाँ चला जाता है। मगर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बोट तो किनारे पे रुकी हुई है और पास ही में सती का पुराना चप्पल भी है। तो अशोक डर जाता है और सती को ढूंढने लगता है कि कहाँ गया। वो उस टापू के अंदर काफी अंदर चलाता है, सती को ढूंढते ढूंढते काफी अंदर आने पे उसे कुछ सुनसान सी झोपड़ी दिखती है। वहाँ भी वो सती को आवाज लगाकर बुलाता है, तभी उसकी नजर एक झोपड़ी में पड़ती है दोस्तों, जहाँ पे अनु बंधी हुई है। और ये देखकर अशोक हमारी तरह शॉक, वो जल्दी से अनु के हाथ पैर खोलता है और उसे यहाँ से ले जाने लगता है। अनु इतने दिनों से यहाँ भूखी प्यासी थी बेचारी, कुछ बोल भी नहीं पाती। अचानक अशोक पे सती हमला कर देता है। अशोक को कुछ समझ नहीं आता, मगर फिर भी वो कहता है कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तूने मुझ पे हमला किया। तो सती कहता है कि तुझे यहाँ किसने आने को कहा था, अब मर तू यहाँ पर। ये कहकर सती जानवरों की तरह पीट पीट कर अशोक को मार डालता है और फिर से अनु को एक झोपड़ी में ले जाकर कैद कर देता है। इस दौरान जब करण अशोक को ढूंढते ढूंढते बॉबी के पास आता है तो बॉबी नशे में सारी बातें बता देता है कि मैंने मस्ती मस्ती में अशोक को खूब दारू पिलाई और एक बोट पे रखकर बोट को पानी के साथ बह जाने दिया। अब जब वो अपने आप जागेगा तो आ जाएगा उठकर, उसे तो बोट चलाना आता ही है। इससे दोस्तों करण को बॉबी पे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि पागल है क्या तू, ऐसा मजाक कौन करता है, उसे कुछ हो जाएगा तो। यही सोचकर फिर करण बोट लेकर अशोक को ढूंढने निकल जाता है। उसे एक टापू के नजदीक एक खाली बोट दिखाई देती है, साथ ही पास में उसको सती का पुराना सा चप्पल भी दिखाई देता है। तो वो अशोक को ढूंढते हुए उस टापू के अंदर आ जाता है। उसे भी वहाँ पे सुनसान झोपड़ी दिखाई देती है। इसी वक्त अनु हिम्मत करके झोपड़ी से निकलती है क्योंकि अशोक ने तो उसके हाथ पैर पहले खोल दिए थे ना, और अशोक की बॉडी को ठिकाने लगाने के चक्कर में सती अनु के हाथ पैर दोबारा बांधना भूल ही गया। पर जैसे अनु झोपड़ी से बाहर निकलती है तो उसे किसी और के होने का एहसास होता है और वो छिप जाती है। उसे नहीं पता कि ये तो करण ही है जो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। बेचारी को लग रहा होता है कि ये सती है, इसलिए वो उससे छुप जाती है। कुछ ही देर में सच में दोस्तों सती वापस आ जाता है और अनु को झोपड़ी में ना पाकर उसे ढूंढने लगता है कि कहाँ गई। तभी करण की नजर अनु पे पड़ जाती है और वो उसे बचा भी लेता है। तभी सती करण पे भी हमला कर देता है, तो करण तो उसे मार कर वहीं गिरा देता है और फिर अनु को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से सती एक नुकीली लकड़ी करण की पीठ में घुसा देता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा, हीरो की तरह आओगे और अपनी हीरोइन को बचा कर ले जाओगे, पर मेरे होते हुए ऐसा होने नहीं वाला। इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसे बचाने के चक्कर में अशोक ने भी अपनी जान गंवा दी और अब तुम्हारी बारी। और मरने से पहले जरा सच्चाई तो सुन लो। वो क्या है ना, बिना सच्चाई सुने अगर तुम मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और एक दोस्त होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर दोस्तों सती बताना शुरू करता है कि मैं बचपन से ही अनु के घर आना जाना करता रहता था। उसके डैड के लिए मैंने कितने काम किए, मुझे बचपन से अनु से प्यार था। जब वो पढ़ाई करने के लिए शहर चली गई तो एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने अनु को याद ना किया हो, और वापस आते तुमने उस पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। उसी वक्त मेरा मन किया था कि मैं तुम्हारा खून कर दूं, मगर मुझे सही मौका नहीं मिल रहा था। पर जिस दिन होटल रूम में अनु से झगड़ा करके तुम चले गए थे, उस दिन मैंने मौके का फायदा उठाया। तुम्हारे 2 झापड़ मारने के बाद अनु बेहोश हो गई थी और उसी दिन सबकी नजरों से बचकर मैं अनु को इस टापू पे लेकर आ गया। पर पता है क्या, जिस दिन मैंने अनु को अगवा किया ना, उसी दिन मेरे पास एक और लड़की आई, उसकी मौत हो गई थी। दरअसल उसे भी मैंने अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए अगवा किया था। उसके मरने के बाद मुझे ये आइडिया आया क्यों ना मैं उस लड़की के कपड़े अनु को पहना दूं और अनु के कपड़े उस लड़की की लाश को। और मुझे डर था इससे तो काम नहीं बनने
वाला, तो मैंने उस लड़की की लाश को कुचल कुचल कर उसको ऐसा बना दिया कि कोई भी उसे पहचान ना पाए। साथ ही मैंने उसके गर्दन में अनूप के सोने की चेन डाल दी और फिर रात में ही उसकी बॉडी को गांव के किनारे लेकर रख दिया। इसके बाद तो मैंने खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म किया ताकि मुझ पे कोई शक ही ना करे। साथ ही मैंने ये भी मेक श्योर किया कि उस लाश की पोस्टमार्टम ही ना हो, वरना मेरा सारा खेल खराब हो जाता ना। पर पता है मैंने एक भूल कर दी थी, मैंने उस लाश के पास ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा जिससे ये साबित हो जाए कि तुमने उस लड़की का खून किया। अगर मैंने बस ये काम कर दिया होता तो तुम आज जेल में होते और अशोक आज जिंदा होता। चलो एक और ट्विस्ट रिवील करता हूँ। मैं जब वापस आया ना तो मैंने अनु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। तब उसने पता है मुझसे क्या बताया कि वो तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। यही बात वो उस दिन होटल रूम में तुम्हें बताना चाहती थी, पर तुमने उसकी बात कहाँ मानी और गुस्से में उसको 2 झापड़ लगा दिए। अगर तुमने उस दिन अनु की बात सुन ली होती तो इतना कुछ होता ही नहीं। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि उस दिन जब करण होटल रूम में अनु पे गुस्सा हुआ था तो उसके गुस्सा होने का रीजन भी यही था कि हम तो पहले भी इंटीमेट हो चुके हैं, फिर तुम मुझे रोक क्यों रही हो। इसके बाद दोस्तों सती बताता है कि जब मुझे पता चला ना अनु वर्जिन नहीं है तो मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया मगर उसे इसी झोपड़ी में कैद करके भूखे प्यासे मारने के लिए छोड़ दिया सिर्फ। अब इतना सब सुनकर दोस्तों करण को सती के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और वो हिम्मत जुटाता है, जिसके बाद शुरू होती है इन दोनों के बीच की फाइट। ये दोनों बहुत देर तक आपस में फाइट करते रहते हैं। जब करण बिल्कुल कमजोर हो जाता है तो वहाँ पे इंस्पेक्टर की एंट्री हो जाती है। दरअसल वो तो करण और उसके दोस्तों पे नजर रखे हुए थे, इसीलिए वो यहाँ तक पहुंच गए थे उनकी तलाश में। अब वो सती को कर लेते हैं अरेस्ट और फिर इन तीनों को ले जाते हैं राजू सर के पास, जहाँ पे नायडू भी आए होते हैं। दरअसल एक रात से करण अपने घर नहीं गया था, इसीलिए नायडू को लग रहा था कि कहीं राजू ने मेरे बेटे को गायब तो नहीं करवा दिया। इसी वजह से वो राजू से झगड़ने के लिए आए थे। फिर सही वक्त पे इंस्पेक्टर इन सभी को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं और सारी सच्चाई सबके सामने करते हैं रिवील। तब राजू कहते हैं कि इंस्पेक्टर तुम्हें तो आप पता ही है कि इस सती का क्या करना है, तुम ऐसा बंदोबस्त करना कि सती दोबारा जेल के बाहर दुनिया देख ना पाए। वहीं वो करण से कहते हैं कि बेटा मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी मगर तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, इसीलिए आज से मेरी बेटी तुम्हारी। वहीं नायडू भी हंसी खुशी अनु को अपनी बहू स्वीकार कर लेता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ होती है ये मूवी यहाँ पर खत्म।